नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई क्योंकि दोस्तों यूपी कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी हैं। और आप सभी का एक और बार फिर से स्वागत है एक और नए जीएस के प्रैक्टिस सेट में। और जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो री एग्ज़ाम होने वाली थी उसकी डेट आ चुकी है। और इसकी डेट की बात की जाए तो 23, 24 और 25 और 30 और 31 अगस्त में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। मैं जानता हूँ आप सभी को थोड़ा बहुत शौक तो लगा होगा, पर चलिए कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। उस बस आप एक काम कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एकदम बेहतर लेवल पर ले जा सकते हैं। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, कि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लेते रहिएगा। ये आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम्स को में क्वेश्चंस को हल करने में। चलिए आज की क्लास की बात करें तो 33वां प्रैक्टिस सेट है ये आज की क्लास का। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बार फिर से वही, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा क्लास को। चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों 51A की सूची का उपधारा जो जी है वो किससे संबंधित है? बच्चों की शिक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संवर्धन, और हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि, विरासत और संरक्षण करना। तो जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से मौलिक कर्तव्यों की ही बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप सभी को इसका अंदाज़ा हो गया होगा किस चीज़ की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और जो लोग पहली बार आए उन्हें बता दें, हम हर प्रश्न के आगे कुछ की पॉइंट्स लेकर आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है? 51A यानी 51A का जैसे कि सब जो हैं इनके ये हैं, और जी, आई और डी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को त्यागना। इसकी बात हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, तो हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की, आई। 51A आई की बात कर रहे हैं हम। और ये सभी दोस्तों आए हुए प्रश्न ही हैं। इसमें मैं दोस्तों वही बताया गया है 51A आई के बारे में। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या परिपालक प्रतिपालक की शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे? जे में लिखा है, एच में लिखा है, आई में लिखा है या फिर के में लिखा है? ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है, ये आई की बात कर रहे हैं, यही इसमें लिखा है। और यही वही वही है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चे की या बालक को आप शिक्षा की या स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? एच, के, जे और आई। और ये सीपीओ का प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं। और इसके ऑप्शन की बात करें आंसर की, तो के ऑप्शन इसका सही है, जो कि बी ऑप्शन है, 51A के। इसके की पॉइंट्स देखते हैं। इसके की पॉइंट्स में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन जो अनुच्छेद हुआ, अर्थात जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में हुआ था, और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था इसमें, जो अनुच्छेद 21A के समान है। और 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता का और संरक्षक बच्चों को शिक्षा को अवसर प्रदान करेंगे, जैसा कि हमने अभी सारे क्वेश्चंस में बात की है इसमें। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, अर्थात नहीं लेता? निर्वाचित सभा राज्यसभा सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
इसकी बात कर लें तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है, ये राज्य विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्य। और मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही होगी जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हो। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप एक अलग जगह नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादातर प्रश्न पूछे ही जाते रहते हैं क्वेश्चंस में। प्रश्न नंबर 6, और अब हम दोस्तों हिस्ट्री की तरफ मूव कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं, अनंग पाल किस वंश के शासक थे? गुर्जर प्रतिहार राजवंश, राजपूत, पल्लव या खिलजी? अनंग पाल की बात हो रही है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न होगा किसी को। राजपूत वंश की बात हो रही है, राजपूत राजवंश के ये राजा थे या शासक थे। अनंग पाल तोमर वंश के शासक थे जो कि एक राजपूत राजवंश था। और अनंग पाल तोमर ने दिल्लीकापुरी की स्थापना की थी और आगे चलकर दिल्ली के रूप में जाना जाता है। अर्थात दिल्ली का पुराना नाम दोस्तों पता चल गया, दिल्लीकापुरी जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम दिल्लीकापुरी था। और इसकी स्थापना किसने की थी? अनंग पाल तोमर ने की थी। महरौली स्थित लोह स्तंभ को दिल्ली अनंग पाल तोमर ने ही लाए थे। अर्थात महरौली में जो अभी लोह स्तंभ स्थित है उसे अनंग पाल तोमर ही लेकर आए थे। और अनंग पाल तोमर ने ही अनंग ताल, बावली और लोकटक का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 7, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 716, 713, 712 या 719? तो 712 है सही उत्तर इसका। इसके की पॉइंट्स की बात कर लें तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी इन्होंने। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध विजय अरबों का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण रहा था। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा था दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम शुरुआती काल में उमैयद खिलाफत की एक अरब सिपहसालार था। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को रावर के युद्ध में हराया था। उम्मीद करते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे ये प्रश्न। 8वां है, किस प्रकार से हमें अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में पता चलता है? चचनामा, नेचुरल हिस्ट्री, किताबुल हिंद, इनमें से कोई नहीं। तो चचनामा से पता चलता है हमें, चंचनामा या चचनामा जो भी आप कहना चाहें इसे कह सकते हैं। अरबों के सिंध आक्रमण की जानकारी चचनामा पुस्तक से मिलती है। इस पुस्तक से 7वीं 8वीं शताब्दी के सिंध इतिहास की जानकारी मिलती है। कासिम ने अपना प्रथम आक्रमण मकरान के रास्ते देवल पर किया था। अरबों को भारत के आगे बढ़ने से गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने इन्होंने रोका था इन्हें। प्रश्न नंबर 9, मोहम्मद बिन कासिम ने किसके आदेश पर सिंध पर आक्रमण किया था? जो मुस्लिम खलीफा उमर, या फिर खलीफा अल वालिद, खलीफा अबू बकर, या फिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी? इसके ऑप्शन की बात कर लें तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा नया होगा आप सभी के लिए। ये मुस्लिम खलीफा अल वालिद की कहने पर इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। मुस्लिम खलीफा अल वालिद के शासनकाल में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण खलीफा अल वालिद के आदेश पर किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीता था। यह दोस्तों भारत पर प्रथम अरब आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था।
परंतु आक्रमण असफल रहा था। सफल आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ये असफल आक्रमण खलीफा उमर के समय में हुआ था। आगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सुबुक्तगीन, मोहम्मद गजनबी या महमूद गजनबी, ये माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, इस्माइल, या फिर अलप्तगीन। तो इसका जो सही आंसर है, अलप्तगीन की बात हो रही है, जो कि गजनी राजवंश के स्थापना या संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। गजनी वंश की स्थापना अलप्तगीन ने की थी। महमूद गजनबी ने 998 ईस्वी में गजनी के तख्त पर बैठा था। वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क जो मुस्लिम था वह शासक सुबुक्तगीन था। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी ने हिंदू शाही राजा आनंद पाल को पराजित किया था। महमूद गजनबी ने बुत सिकन और मूर्तिभंजक के कहा जाता है इसे मतलब इसके दो नाम से फेमस है महमूद गजनबी। यह बुत सिकन और मूर्तिभंजक। प्रश्न नंबर 11, और आप देख पा रहे होंगे अब हम थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ मूव कर चुके हैं। अब सभी क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे वो सभी अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत की पृथ्वी पर परिक्रमा करते हैं? मध्यमंडल, वायुमंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल? वायुमंडल की बात कर रहे हैं। इसमें सभी जो उपग्रह होते हैं वो भारत जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल को वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचार से संबंधित है। और थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में देखते हैं। तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है तथा इसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस भी अधिक पाई जाती है। अधिकांश उपग्रह इसी परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अब है प्रश्न नंबर 12। वर्ष 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का डैश सबसे बड़ा उत्पादक था? 5वां था, दूसरा था, तीसरा था या चौथा था? और ये ज़्यादातर प्रश्न सभी आए हुए प्रश्न हैं तो प्लीज़ इन पर शक मत कीजिएगा। और दूसरा प्रश्न दूसरे नंबर पर था दोस्तों 2022 तक। संसार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन देश करता है और वर्ष 2022 तक दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत था। गेहूं उत्पादित करने वाले प्रमुख देश चीन, भारत, यूएसए, फ्रांस, तुर्की, जर्मनी, यूक्रेन, कनाडा, पाकिस्तान आदि देश हैं। ये गेहूं उत्पादक में इनका अच्छा खासा नाम है। प्रश्न नंबर 13। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में डैश होती है? वायुदाब की कमी, तापमान में कमी, भारी वर्षा, वायुदाब में वृद्धि। प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए तो इसकी जो बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वायुदाब में कमी हो जाती है। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में वायुदाब की कमी हो जाती है। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि चलने के चलते वायुदाब में कमी हो जाती है। भारत के उत्तरी भाग में वायुमंडल में कमी आने तथा समुद्र तल पर तुलनात्मक रूप से उच्च दाब का विकास होने से इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दिशाएं बनती हैं। प्रश्न नंबर 14। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर की नहीं जोड़ता है, अर्थात किस शहर को नहीं जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, भोपाल। भोपाल इसका सही उत्तर है, इसे नहीं जोड़ता है ये। आइए थोड़ा सा जानते हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना का आधारशिला रखी थी। जो स्वर्णिम चतुर्भुज नाम से जो फेमस है वो एक राजमार्ग परियोजना है और इसकी जो नींव रखी थी जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी।
यह परियोजना भारत के 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। यह परियोजना भारत के 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 15 की बात कर लें तो भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित हैं? जास्कर, सतपुड़ा, विंध्य, पीर पंजाल। बात कर रहे हैं हम दोस्तों भीमबेटका की, तो भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, प्लीज़ एक बार ये जरूर बताइएगा। हम बात कर रहे हैं विंध्य पर्वत की बात कर रहे हैं, इसकी तलहटी में स्थित है भीमबेटका गुफाएं। जास्कर पर्वत की बात करें तो हिमालय के समानांतर उत्तर में लद्दाख एवं दक्षिण में महान हिमालय के बीच ये स्थित है। विंध्य पर्वत की बात करें तो यह पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत के दक्षिण भारत से अलग करती है। भीमबेटका के सौराष्ट्रीय पर्वत में तलहटी में स्थित है। पीर पंजाल पर्वतमाला यह भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर फैली हुई है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 की तरफ आते हैं। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो, अर्थात अधिक हो जाता है, तो बजट में कहा जाता है, डैश कहा जाता है? संतुलन, आर्थिक प्रसार, घाटा, अधिघोष। जब कर संग्रह व्यय से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? अधिशोष होता है, अधिशेष। जब ये दोस्तों कम हो जाता है तो उसे घाटा कहते हैं, ये अधिक है तो इसे अधिशेष कहते हैं। जब कर से प्राप्त राशि होती है आय से अधिक होती है तो बजट अधिशेष कहलाता है। अधिशेष का अर्थ है जब सरकार के पास अतिरिक्त धन हो, अर्थात घाटे में ना हो। प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सकल मूल्य वर्धित करता है? और इसकी बात कर लें, अर्थात फॉर्मूले की बात की जा रही है। तो सकल मूल्य वर्धित बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस कर। क्या ये होता है? इसके दोस्तों डायरेक्ट आंसर की बात कर लें तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। बात कर रहे हैं हम दोस्तों सकल मूल्य वर्धित की बात कर रहे हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस कर, ये इसका सही उत्तर है। बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा इसमें डिटेल में देख लेते हैं, पीछे इसमें काफ़ी डिटेल दी हुई है। सकल मूल्य वर्धन वर्धन ही है किसी देश की सभी क्षेत्रों यानी अर्थव्यवस्था के संबंध में बात कर रहे हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, कुल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन का मुद्रा मूल्य होता है ये। प्रश्न नंबर 18। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? और आप देख पा रहे हो ये दोस्तों सीजीएल का प्रश्न है दोस्तों। काफ़ी मैंने आज बताया नहीं है, लेकिन सभी प्रश्नों पर अलग अलग टैग्स लगे हुए होंगे, तो आप देख सकते हैं कौन सा किस प्रश्न में आया हुआ है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर है 7वें पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न इसके की पॉइंट्स की बात कर लें, इसकी की पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ 7वें पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की बात हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। माफ़ कीजिएगा, पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत इसका सदस्य बना था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 19। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डैश से चलता है? 1 जनवरी से 31 मई, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जून से 31 मार्च। इसका आंसर सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होता है। आपने देखा होगा दोस्तों बैंक्स वगैरह में भी जो उनका जो वर्ष वो मानते हैं वो यही होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। उनका वर्ष दोस्तों 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। ये दोस्तों MTS का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष का लेखांकन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से अगले वर्ष 31 जून तक होता है। अर्थात जो वित्तीय वर्ष है दोस्तों उसका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, लेकिन आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 31 जून तक होता है। वर्ष 2020-21 में रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में परिवर्तित हो गया है। अर्थात रिजर्व बैंक का भी दोस्तों जो था वित्तीय वर्ष वो पुराना था, 30 जून से, माफ़ कीजिएगा, 1 जुलाई से 30 जून तक। अब 2020-21 से वो भी परिवर्तित हो चुका है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में। और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है। वर्ष 2001 से 11 की अवधि के लिए भारत की औसत वृद्धि दर जनसंख्या में डैश प्रतिशत थी? तो 0.46% थी, या फिर 1.64% थी, या फिर 3.82, या फिर 2.38% थी। इसका सही आंसर की बात कर लें तो बी ऑप्शन सही है, 1.64%। और ये भी एमटीएस में ही आया हुआ प्रश्न है, 2022 का प्रश्न है। वर्ष 2001 और 11 की अवधि के लिए भारत की जो औसत घातीय वृद्धि है जनसंख्या 1.64% है, और ये प्रतिवर्ष है। 1981 से 91 तक के दौरान जो औसत घातीय वृद्धि थी वो 2.2% थी, तो उससे कम ही है ये। और जो लोग आज चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार अभी तक दोस्तों वीडियो में क्लास में बने हुए हैं, उनसे वही कहना चाहेंगे, यदि आपको ये क्लास जानकारीपूर्ण या आपके लिए कुछ थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट रही हो तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं री एग्ज़ाम की डेट आने के लिए, जो कि 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त में है। और बीच में दोस्तों गैप है, उसके लिए भी उसके दोस्तों बीच में जन्माष्टमी का पर्व पड़ रहा है, इसलिए बीच में ये 23 के बाद 25 के बाद गैप कर दिया गया है 3-4 दिन का। और एक बार फिर से आप सभी से वही, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक नए प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद।